आगे है आधुनिक काल प्रकरण 4 में गद्य साहित्य का निर्माण। निबंध के बारे में अब हम लोग देखेंगे। यदि गद्य कवियों का लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं: विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति। इसी विक्षेप के भीतर वह प्रलाप शैली आएगी जिसका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ रहा है। शैलियों के अनुसार गुण दोष भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह के जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति की प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ और न हो। संसार की बात, संसार की हर बात सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से नथे हुए पत्तों के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्वचिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगियों कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है। तत्वचिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात में भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। जो करुण प्रकृति है उनका मन जो है किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए करुण स्थलों की ओर झुकता है और गंभीर वेदना का अनुभव करता है। जो विनोदशील है उनकी दृष्टि उसी बात को लेकर उसके ऐसे पक्षों की ओर दौड़ती है जिन्हें सामने पाकर कोई हंसे बिना नहीं रह सकता है। इसी प्रकार कुछ बातों के संबंध में लोगों की बंधी हुई धारणाओं के विपरीत चलने में जिस लेखक को आनंद मिलेगा वह उन बातों के ऐसे पक्षों पर वैचित्र्य के साथ विचरेगा जो उन धारणाओं को व्यर्थ या अपूर्ण सिद्ध करते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों का जो भी गुण है विनोदपूर्वक सामने रखता हुआ उनकी प्रशंसा और वैचित्र्यपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार वस्तु के नाना सूक्ष्म ब्यौरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी तुच्छ बात को गंभीर विषय का सा रूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सबके सामने रख सकता है। सबके सामने तो आएगा ही, पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य चाहिए। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और भी व्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र्य नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाई हुई भाषा केवल तमाशा करती हुई जान पड़ेगी। भारतेंदु जी के समय से निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उन सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही। पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अस्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा बहुत जल्दी बंद हो गई। उसके साथ वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का चित्रण भी बहुत कम हो गया। इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था न हुआ। अधिकांश लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें
बुद्धि को श्रम कम पड़े। फल यह हुआ कि विश्वविद्यालयों में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ। भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला इत्यादि पर उनके लिखे निबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए वे वर्णनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखों में वैसी न रही। इस उत्थान काल के आरंभ में निबंध का रास्ता दिखाने वाले 2 अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। बेकन विचार रत्नावली, अंग्रेजी के बहुत पुराने या पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद, बेकन विचार रत्नावली, और निबंध माला दर्श, चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद, चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद, निबंध माला दर्श। पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और दूसरी गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध में हाथ लगाएं, पर ऐसा न हुआ। मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही रहते थे, लेखकों के अंतः प्रयास से निकली विचारधारा के रूप में नहीं। इस काल के भीतर जिनकी कुछ कृतियां निबंध कोटि में आ सकती हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म दौलतपुर, जिला रायबरेली, वैशाख शुक्ल 4 संवत 1927 को और देहावसान पौष कृष्ण 30 संवत 1995 को हुआ। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती के संपादन का भार लिया। तब से अपना सारा समय लिखने में ही लगाया। लिखने की सफलता में वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाएं। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। जैसे इससे स्पष्ट है कि किसी किसी कविता में जो है किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्ता होती है। जो चीज़ ईश्वर दत्ता है वह अवश्य लाभदायक होगी, वह निरर्थक नहीं हो सकती। उससे समाज को अवश्य कुछ न कुछ लाभ पहुंचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। कविता में कुछ न कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा अर्धासभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है। शिक्षित और सभ्य लोगों को बहुत संसार में जो बात जैसी देख पड़े, कवि को उसे वैसे ही वर्णन करनी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गूढ़ गुंफित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर के किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड को लिए हो। द्विवेदी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के ही साथ 5-6 तरह के 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिक मिलता है। नपे तुले वाक्य को कई बार शब्दों के कुछ हेर फेर के साथ कहने का ढंग वही है जो वाद या संवाद में बहुत शांत होकर समझाने बुझाने के काम में लाया जाता है। उनकी यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। इस बात के उनके 2 लेख, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, सरस्वती सन 1913 और आर्य समाज का कोप 1914, सरस्वती 1914 अच्छे उदाहरण। उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं। आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है, न वह कभी मरी और
उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई देते हैं। यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और इटावे तशरीफ ले जाएं तो कृपा करके वहाँ के एक आध अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का मुआयना न सही तो मुलाहजा अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं वह अब तक इन जिलों में बोली जाती है। अगर आपकी इस भाखा नामक भाषा को मरे 300 वर्ष हुए तो कृपा करके यह बताइए कि श्रीमान ही के सधर्मी काजिद अली आदि कवियों ने किस भाषा में कविता की है। 1700 ईस्वी से लेकर ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो चुके हैं जिन्होंने भाखा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर न रखते हो तो कोई विशेष आक्षेप की बात न थी। ऑनरेबल असगर अली खां की 5वीं उक्ति यह है कि उर्दू या हिंदुस्तानी ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। आपके इस कथन की सच्चाई की जांच सहज ही हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान और दूसरे साहित्य सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं उन्हें खां साहब से बारी बारी से एक बंगाली, एक मद्रासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्र को जो इस प्रांत के निवासी न हों दिखावें और उनसे यह कहें कि इनका मतलब हमें समझा दीजिए। बस तत्काल ही आपको मालूम हो जाएगा कि दो में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं। श्रीयुत असगर अली खां के इस कथन से कि हिंदुस्तानी इज़ द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री एक भेद की बात खुल गई। वह यह कि आप लोगों की राय में हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू ही का ना एक दूसरा नाम है, उर्दू का ही दूसरा नाम है। अतः समझना चाहिए कि अब जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू ही का पक्ष लिया जाता है और बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है। जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सकेगा। हमारे पास इससे भी बढ़कर कुतूहलजनक पत्र आए हैं। बनावटी या सच्चा नाम देकर बी सिंह नाम के एक महाजन ने आगरे से एक पोस्ट कार्ड हमें उर्दू में भेजा है। उसमें अनेक दुर्वचनों और अभिशापों के अनंतर इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि राज्य अंग्रेजी है, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। भाई सिंह, दुख मत करो। आर्य समाज की धर्मोन्नति होती हो तो कर कुठार आगे यह शीशा। अब अगले हैं दूसरे नंबर पर माधव प्रसाद मिश्र। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास कुंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 को और परलोकवास उसी ग्राम में प्लेग से चैत्र कृष्ण 4 संवत 1964 को हुआ। ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो ये कुछ लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे उनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। प्रगल्भ मतलब तेज। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वैश्योपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिनों तक इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वैश्योपकार पत्र का संपादन किसने लिया? माधव प्रसाद मिश्र ने लिया, कुछ दिन के लिए। जिस वर्ष सरस्वती निकली संवत 1957, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ के रखा करें। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई बात ऐसी लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, कि इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे, वे इन्हें खल पाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे।
उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सबका एक अद्भुत मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैसत चरित चर्चा में निषद के कई एक बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, ये एक बारगी पील पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पंडित श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी। निरस्ता और तीव्रतात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला था। मिश्र जी का स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने एक अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम छापी थी। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठक जी के यहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है। श्रीधर पाठक के यहाँ मतलब उनके लेखन में वहाँ केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य जो दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन चरित्र लिखे, जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि हैं। सुदर्शन में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे पर्व, त्योहार, उत्सव, तीर्थस्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि। पर्व, त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। हाँ, संवाद पत्रों के होली, दिवाली के अंकों में उनका आभास बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र के केवल 2 लेख मिलते हैं, धृति और क्षमा। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्म पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलती थी। इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। आर्यवंश के धर्म, कर्म और भक्ति भाव का वह प्रबल प्रवाह, जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश, जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब कहाँ है? इस गूढ़ एवं मर्मस्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया। जहाँ महामहिधर लुढ़क जाते थे और अगाध अतल स्पर्शी जल था, वहाँ अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वारी धारा बह रही है। जहाँ के महाप्रकाश से दिगंत उद्भासित हो रहे थे, वहाँ अब एक अंधकार से घिरा हुआ स्नेह शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिसने कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। भारतवर्ष की सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम रंग पर अटक रहा है, पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा? अब रही आपके जानने की बात, सो जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक वो सब सफाई है। वहाँ तक तो सब सफाई ही है। आप जहाँ तक जानते हैं, महाकवि श्री हर्ष के काव्य में सर्वत्र गाठे ही गाठे हैं, और पंडित श्रीधर की कविता सर्वतोभाव से प्रशंसित है। आप जहाँ तक जानते हैं, आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि इस देश की सब भाषाएं जानते हैं, और हम वेबर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, श्री हर्ष लाल बुझक्कड़ को भी मार करता है, और वेबर साहब याज्ञवल्क्य के समान ठहरता है। आप जहाँ तक जानते हैं, हमारे तत्वदर्शी पंडितों ने कुछ न लिखा और अंग्रेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके ऋणी हैं।
आप जहाँ तक जानते हैं नैषध की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा दुराग्रह रहित पुरुषों ने की है। नैषध की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा दुराग्रह रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं डॉक्टर बुलर, हाल आदि साहबों ने जो कुछ लिखा है युक्तिपूर्वक लिखा है और मिश्र राधा कृष्ण के युक्ति शून्य। आप जहाँ तक जानते हैं प्रोफेसर वेबर की पुस्तकों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ। वेबर साहब का ज्ञान हमें नैषध चरित्र चर्चा से हुआ है। लोग केवल घर के ही नष्ट होने पर मिट्टी हो गया नहीं कहते हैं और जगह इसका प्रयोग करते हैं। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाए तब कहेंगे कि सब मिट्टी हो गया। किसी का धान खो जाए धन नहीं, धान वो जो चावल के बाद पहले धान के रूप में ही होता है। किसी का धान खो जाए, मान मर्यादा भंग हो जाए, प्रभुता और क्षमता चली जाए तो कहेंगे सब मिट्टी हो गया। इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना है। किंतु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया जाता है? अकेली मिट्टी ही इस दुर्नाम को क्यों धारण करती है? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है? और क्या केवल मिट्टी ही निकृष्ट है, हम निकृष्ट नहीं हैं? भगवंती वसुंधरे तुम्हारा सर्वसहा नाम यथार्थ है। अच्छा माँ, यह तो कहो तुम्हारा नाम वसुंधरा किसने रखा? यह नाम तो उस समय का है। यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कात्यायन आदि सुसंतानों का दिया हुआ है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, कितनी श्लाघा से और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम, गहमर निवासी, पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। अर्थ या धन अल्लाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें DL की उपाधि देकर अपने तह धन्य समझेगा। बरहे पर चलने वाला नट हाथ में बांस लिए बरहे पर दौड़ते समय हाय पैसा करके चिल्लाया करता है। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। काल महात्म्य और दीनों के फेर से ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो अब स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। अर्थ ही इस युग का परम ब्रह्म है। इस ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप कैश बॉक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। साधकों के हित के लिए अर्थनीति शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है। बच्चों की पहली पोथी में लिखा है, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या कहलाता है, यह उसमें नहीं लिखा। मेरी राय में यही कर्मयोग का मार्ग है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभास है। अब तीसरे नंबर पे बाबू बाल मुकुंद दास गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुर्जे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 कि अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था।
द्विवेदी जी, ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विहर्गता के लिए सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत फबता हुआ आल्हा कल्लू अलहित के नाम से लिखना पड़ा। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध लिखे, जिनका एक संग्रह, ये जो कल्लू अलहित और सर्गो नरक ठिकाना जो लिखा गया है, तो ये दोनों कहा मतलब पूछा ही जाता है एग्जाम में। गुप्त जी, हाँ, पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हुआ है। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के लिए दिया जाता है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार। इतने वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़ तड़ धाड़ धाड़ होने लगी। देखा ओले गिरे हैं। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाल मिंटो ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाट उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्तों में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर पर या छाते पर भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुसुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशों में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठरी में घुस गए होंगे, दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चील कहाँ गई होगी। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि अभ्रस्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। आगे है पंडित गोविंद नारायण मिश्र। यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में पंडित गोविंद नारायण मिश्र यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे। जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत न हो सके, अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाढ़ और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाढ़ और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उद्धत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषा में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ि के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों का एक अटाला समझिए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहाँ भी पदछटा की ऊपर दिखाई पड़ती है। पदछटा जो है ऊपर ही दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रजभाषा काव्य की भी। एक और प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तमतोम सटकाती मुस्काती पूरनचंद की शकल मनछाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य का क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। साधारण गद्य का नमूना
परंतु मंदमती अर्चिकों के अयोग्य, मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्ति छबीली का अलंकृत नक्शिक लौ स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ प्रतिबिंब कभी न पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है। उसमें सामना होते ही अपने प्रतिबिंबित मनिकृति मानो समता की स्पर्धा में आ उसी समय सामना करने सामने आ खड़ी होती है। काव्य में गद्य का नमूना शरद पुनों के समुचित पुरनछंद की छिटकी जुन्हाई सकल मन भाई के भी मुँह मसीमल पूजनीय अलौकिक पदनक चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुप्रभा फैलाती अशेष मोहन जड़ता प्रगाढ़ तमतोम सटकाती मुस्काती निज भक्त जन्म मनवांछित वराभय भुक्ति मुक्ति सुचारु चारों मुक्त भाथों से मुक्ति लुटाती मुक्ताहारी नीर शीर विचार सुचतुर कवि कोविद राज हिय सिंहासनी निवासिनी मंदहासिनी त्रिलोक प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों के अनुपम अनोखी अतुल बलवाली परम प्रभावशाली सुजन मनमोहिनी नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला छोड़े जनता के इन जाने बूझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता कुटिलता सुकरता समीपता रिजुता आदि के स्थान पर मार्दव कौटिल्य सौकार्य सामीप्य आर्जव आदि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। बाबू श्याम सुंदर दास जी बाबू साहब नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में खंड लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत ही दिनों से प्रसिद्ध है। उसमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का बहुत सा मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किए हैं। शिक्षोपयोगी 3 पुस्तकें भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधार जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। कौन से कॉलेज में? अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के भी थे। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास्य जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व एल्यूसिवेनेश के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों की ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं।
इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है। अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुगे या कम से कम बहुश्रुत है। इनके कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुठाऊं नामक लेखों से उद्धरण दिए जाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने न सुनने जोग गुरु के कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के 2 ही उपाय बताए। किसने? मनु महाराज ने। या तो कान ढककर बैठ जाओ या दूम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों के 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर पहले सूझेगा वह मनु ने नहीं बताया। जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वालों का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि ऐसी हरकत न करें। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे। आर्य सप्त सिंधुओं को आर्याव्रत बनाना चाहते थे। आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि, यज्ञ पात्र और अरणी रखने के लिए 3 गाड़ियाँ बनाई। उनकी पत्नी ने उन पहियों की चूल को घी से औंस दिया। उखल, मूसल और सोम कुटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए कारवां मुंजवत हिंदू कुश के एकमात्र दर्दे खैबर में होकर सिंधु की घाटी में उतरा। पीछे से श्वान, भ्राज, अंभारी, बंभारी, हस्त, सुहृस्त, कृष्ण, षंड, मर्क मात्र चलते आते थे। ब्रज की मार से पिछली गाड़ी भी आधी छूट गई, पर 3 लंबे डग मारने वाले विष्णु ने पीछे फिरकर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने भातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ भातृव्यस्त बधाए सजा तानम मध्य में ठाए देवताओं की आहुति देने लगे। जहाँ जहाँ रास्ते में टिके थे वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला सस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें झहकने लगीं। पर ईरान के अंगूरों और गुलों का यानी मुंजवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व जो है मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई उस समय का चिलकौवा नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौवें थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं, वैसे तब शतगु सहस्त्रगु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शतगु सहस्त्रगु, लखपति करोड़पति। वे दमड़ी मल के पोते करोड़ी चंद जो है अपने दशगवा पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। नवगवा दशगवा पितरों से शर्माते नहीं थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत पर जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी। जैसा कि तरकारियों का भाव कुंजड़नियों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता, वाह, सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गाँव के गुड़ बखानते जैसे बूढ़े चौबे जी ने अपने कंधों पर चढ़ी बाल वधु के लिए कहा था, यही में बेटा और यही में बेटी। वैसे ये भी कहते, इसी गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है। पर काबुली काहे को मानता? उसके पास सोम की मोनोपली थी और इनका बिना लिए सरता नहीं। अंत में गौ का एक पाद अर्धा होते होते दाम तय हो जाता। भूरी आंखों वाली 1 वर्ष की बच्चियां में सोम राजा खरीद लिए जाते। सोम राजा जो है वो खरीद लिए जाते, गाड़ी में रखकर शान से लाए जाते। अच्छा, अब उसी पंचनद में वाहिक आकर बसे। कौन आकर बसा? वाहिक। अश्वघोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश और आर्याव्रत की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तत्रा दिवसम वसेत न तत्रा दिवसम वसेत। बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। वे लूटते मारते थे ही बेधर्म भी कर देते थे। बस समुद्र यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रयासित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती थी, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते थे। यह स्वभाव है। संसार में त्रिविधा दुख दिखाई पड़ने लगे। उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दृष्ट उपाय हुए, उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए आनुश्रविक उपाय किए। उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन कर उपाय निकाला। बुद्ध ने योग में पककर
उपाय खोजा, किसी न किसी तरह कोई न कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्या मारें, चोर की माँ को ही न मारें। न रहे बांस न बजे बांसुरी, लगी प्रार्थनाएं होने, माँ देहि राम जननी जठरे निवासम। और वो उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते कहते तालु सूखता था कि 100 बरस इसे हम उगता देखें। 100 बरस सुने, 100 बरस बढ़ बढ़कर बोले, 100 बरस अधीन होकर रहें। हयग्रीव या हिरण्यक्ष दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। या कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है, जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और बातों में हम ठगे गए, पर हमारी शब्दों की गांठ नहीं कतरी गई। यही नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया। पहले हम काम असुरों से पड़ा, असुरिया वालों से। उनके यहाँ असुर शब्द बड़ी शान का था। असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यही उपाधि हुई। पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया, पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि क्षत्राप, क्षत्रापावन या महाक्षत्राप हमारे यहाँ रख गए। और गुस्ताश्व विस्तास्प के वजन के कृशाश्व, श्यावाश्व, बृहदश्व आदि ऋषियों और राजाओं के नाम दे गए। यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे यवन की स्त्री यवनी तो नहीं, पर यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन आदि भी यहाँ पहुँचा गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, जितुम आदि ही काम में लाते थे। बराह मिहिर की स्त्री खना, चाहे यवनी रही हो या न रही हो, उसने आदर से कहा कि मलेच्छ यवन भी ज्योतिष शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं, जब चाहे वो वैल्यूएबल सिस्टम भी वेद में निकाला जाए, जो वैल्यूएबल सिस्टम है वेद में निकाला जाए। पर पुराने हिंदू कृतज्ञ और गुरुमार न थे। यमन राजाओं की उपाधि शिटर का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ आ लगी। शकों के हमले हुए तो शाक पार्थिव व्याकरणों के हाथ लगा, और शक संवद या शाका सर्वधारण के हूड़वंशु आक्सस नदी के किनारे पर से यहाँ चढ़ गए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजे मुड़े हुए हूड़ की ठुबी की सी नारंगी। बकौल शेक्सपियर के जो मेरा ध्यान छीनता है, बकौल शेक्सपियर के जो मेरा ध्यान छीनता है, बकौल शेक्सपियर के जो मेरा ध्यान छीनता है वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है। आर्य समाज में मर्मस्थल पर वह मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी चोटी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया है, और ने तो गांठ का कुछ न लिया, पर इन्होंने तो अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसी से कहते हैं मारे सी मोही कुठाऊं। अच्छे अच्छे पद तो यूँ सफाई से ले लिए गए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दुकान का दिवाला निकल गया, लेने के देने पड़ गए। हम अपने आप को आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते हैं। और तो क्या, नमस्ते का वैदिक फिक्रा हाथ से गया। चाहे जयराम जी कह लो, चाहे जय श्री कृष्ण कह लो, नमस्ते मत कहकर बैठना। ओंकार बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाड़ कर निकला था। इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम 2 ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा से उद्दीप्त नूतन भाव भंगिमा के दर्शन होते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह। सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनकी 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले हैं। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठीं, उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी तह में क्षीण जो है विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। ये तीनों जो निबंध हैं हमारे सामने हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। यहाँ हम उनके निबंधों के कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आचरण की सभ्यता। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा, बाहरी असभ्यता की अंतर विलीन आध्यात्मिकता, सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धान को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत के इस महत्व के लिए
महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की तो बिगड़ क्या गया। एक तरफ जहाँ यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मणों को चीरा और उसके मन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईशा के शब्दों को परे फेंक कर उनकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। अब आगे मजदूरी और प्रेम के देखते हैं निबंध के बारे में। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया। आगे बाबू गुलाब राय इस कोटि के दूसरे लेखक हैं। बाबू गुलाब राय MA LLB, उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे रक्तकाव्य संबंधी रोग, रक्त काव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों। एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है, जिनका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है। सौंदर्य की उपासना करना उचित है सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद और निंद्य है? नहीं, और सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधा में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। सत्ता सागर में दोनों की स्थिति है, दोनों ही एक तारतम्य के बंधे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और औदार्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती, इसका यही कारण कि वह अपने पुत्र में अपने आप को ही देखती है। जब हम सारे संसार में अपने आप को देखेंगे, तब हमको कुरूपवान ही रूपवान दिखाई देगा। अब निबंध का प्रसंग यही समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत सी चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमें न मिले। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण को दोष विवेचन ही समझा जाता है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था, और जिन्हें पुष्ट समझता था, उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में दो एक श्लोकबद्ध उक्तियाँ कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते हैं, जैसे निर्गतासु नवा कश्य कालिदासस्य शुक्तिषु प्रीति मधुर सांद्राशु मंजरी श्वी व जायते। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम नैषधो पदलालित्यम माघे संतित्रायो गुणा। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। वहाँ समालोचना, काव्य सिद्धांत, निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन करने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन
ही भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड और व्याख्यात्मक इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बिनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम बीए के अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्यय आदि के आगे जा ही नहीं सकती। दूसरी बात यह कि इसमें दोषों का उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ साहित्य संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देव चरित चर्चा, न्यायशध चरित चर्चा मुख्य है। इसमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों का साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, और कुछ भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है: संस्कृत के किस कवि की कविता किस ढंग की है और पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं, जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई, या ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता न थी, उन्होंने अपना सुधार किया। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था। जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षण, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती।
कविता की समालोचना के लिए अवधारणा कितनी आवश्यक है कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृति न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते। परशुर ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है। साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा। सूरदास प्रभु वह अति खोटे, कारो कृते ही न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कृष्ण न तो वास्तव में खोटे कहे गए न काले कलूटे कृतज्ञ। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की युक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधा कृष्ण के प्रति रतिभाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहा कुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमरस व्यंजित होता है। यह अमरस यहाँ विप्रलम श्रृंगार में रतिभाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। संक्रोण को संक्रांति का संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था। अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जैसी आदि पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया है। इसी प्रकार बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खुलेगा वह निराश ही होगा। इसके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपने प्रसिद्ध सतसई की रचना की। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी काव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी के तारतमिक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है शर्मा जी ने बहुत से स्थानों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है, शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत है, कन्वेंशनल। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ। एक खटकने वाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह मत करो डिस्टर्ब ना, बिना जरूरत के जगह जगह चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई। एक तो देव बड़े की बिहारी, यह भद्दा झगड़ा सामने आया। दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र BA-LLB की मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई हैं। वह पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव समय नहीं, उनमें बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो मतिराम ग्रंथावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने इस तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। संदर्भ साहित्य दर्पण में ने श्रृंगार रस के उदाहरण में शून्य वास गृहम विलोक्य
यह श्लोक उद्धृत किया। रसगंगाधारकार ने इस श्लोक में अनेक दोष दिखलाए और उदाहरण में अपना बनाया श्लोक भी भिड़ाया। हिंदी कवियों ने में श्रीपति ने दोषों के उदाहरण में केशव दास के पद रखे हैं। मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, गेले एंड स्कॉट। तीसरा, द रैंकिंग ऑफ राइटर्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, द न्यू क्रिटिसिज्म बाई J.E. स्पिनकॉर्न 1911। तो अब हम आगे पढ़ेंगे गद्य साहित्य की वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, संवत 1975। इसका सामान्य परिचय देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।